Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path। देखिए जो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़ लिए थे, ठीक है। और थर्ड जो मेथड था चेंज ऑफ जो वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस लगाए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन 2-3 मैं लेना चाहूँगा जिसमें थोड़ा सा आपको क्यों बताना है मुझे, बाकी तो सब आप कर ही लोगे, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ और उसके बाद आज हम लोग फोर्थ मेथड भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये बड़ा ही सिंपल फॉर्म में है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है d2y/dx2 वाला p वाला। तो इसमें लेट कर लीजिए सिंपल सा, जो आपका p है वो dy/dx का कॉफिशिएंट होता है, ऐसे q लिख दिया मैंने, ऐसे ही r लिख दिया, ठीक है। और q किसका होता है कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट होता है, y को हटा करके 4 cosec स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख ली और r इक्वल टू में होता है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने किया था, आपने अगर लास्ट वीडियो देखा हो तो आपको क्या करना होता है कि हम लोग को z चूज़ करना पड़ता है ना। अब z कैसे चूज़ करते हैं, देखिए लेट अस चूज़ z, ठीक है। लेट अस चूज़ z, तो z चूज़ करते हैं, कैसे चूज़ करते हैं भाई, वही तरीका है, dz/dx होल स्क्वायर करते थे और उसके इक्वल में q वाला कोफिशिएंट कुछ इस तरीके से लेते थे जिससे कि आपका जो p1 बनता था, p1 क्या होता था आप जानते हो, d2z/dx2 प्लस p dz/dx होल अपॉन dz/dx होल स्क्वायर, है ना, ये बनता था। तो p1 आपका 0 बन जाए और q1 जो बने वो कोई कांस्टेंट बन जाए, तो ऐसा चूज़ करते थे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, तो अब ये q का कोफिशिएंट जो भी है 4 cosec स्क्वायर है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, देखिए अगर हम पूरा का पूरा ही ले लें 4 cosec स्क्वायर, तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान, चलिए देखते हैं। पॉजिटिव तो है ही, ये पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई अब dz/dx यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट आप कर लेंगे, आ जाएगा कितना 2 cosec x, ठीक है। यहीं से आप मैं एक और चीज़ बताता था, d2z/dx2 भी आप फाइंड आउट कर लीजिए, dx2, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है p1 फाइंड आउट करने पे। तो 2 बारी आप करोगे -2 cosec x इंटू cos x, ठीक है। अब इसको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको जिससे कि हमें z मिल सके, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। सो लेफ्ट साइड में तो dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है, 2 इसके फॉर्मूले होते हैं। देखिए 2 फॉर्मूले क्या होते हैं, एक होता है log cosec x माइनस cot x और एक होता है log tan x/2, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ log mod cosec x माइनस cot x, ठीक है। तो ये आपका z निकल के आ गया। आपका मैंने आप ये भी लिख सकते हो क्या, 2 log tan x/2, मॉड लगा दीजिए, लॉग में पॉजिटिव अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो z तो निकल के आ गया। चलिए अब p1 निकालते हैं, p1 का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। d2z/dx2 हम लोगों ने फाइंड आउट किया था और वो आया था -2 cosec x इंटू cot x, ठीक है। और p dz/dx, भाई p का dz/dx में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, dz/dx कितना आया था, ये dz/dx क्या लिखा तो है, ये 2 cosec x, ठीक है। इसमें p का मल्टीप्लाई करेंगे, p कितना था cot x, p कितना था भाई cot x, मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा दोनों को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, देखिए cot x 2, कुल मिला करके यही आ जाएगा जहाँ तक कि 2 cot x इंटू cosec x, ठीक है। वही बन रहा है सेम, होल अपॉन dz/dx होल स्क्वायर, dz/dx यानी वही 4 cosec स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सही से देखें तो ये ऊपर में दोनों के दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, ये देखिए सेम है ना, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। तो p1 की वैल्यू कुल मिलाकर के 0 आ रही है। तो ये तो मैं पहले ऐसे ही बोल रहा हूँ कि p1 की वैल्यू आपको ऐसा q को ऐसा सॉल्व करना है या z ऐसा चूज़ करना है
जिससे कि आपकी P1 जो है वो 0 हो जाए। तो P1 तो 0 आ गया भाई यहाँ पे, है ना। अब बात करते हैं Q1 की। ठीक है, देखिए Q1 का फॉर्मूला सिंपल है, जैसा पिछली वीडियो में बताया हमने। तो Q1 के फॉर्मूले में Q रखिए भाई, Q कितना था, Q कंपेयर करके आया था 4 cosec स्क्वायर, है ना। और आपको पता है dz/dx 2 cosec स्क्वायर आया था, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 cosec स्क्वायर x हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 1 आया वो, जो कि कांस्टेंट है। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, 0 और कांस्टेंट, ये एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर बोलेगा इफ़ वी चूज द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन P1 will be always 0, Q1 will be constant। देखो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, केवल एक 0 और एक कांस्टेंट भी हो सकता है ना। या तो दोनों एक समय में दोनों ही हेल्प कर सकते हैं, और अगर दोनों ही हेल्प कर रहे हैं, दोनों हेल्प कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है, इधर इधर करके आ सकता है कोई एक, और अगर बोथ वाला ऑप्शन होगा तो बोथ वाला ही पे ही आपको टिक करना है। ठीक है, तो अब R1 की बात कर लें भाई। R1 क्या है, R1 का फॉर्मूला वही R अपॉन समथिंग करके, सेम वही R1 इक्वल टू R अपॉन dz/dx होल स्क्वायर, वही Q1 जैसा ही है। देखिए R की वैल्यू 0 है और dz/dx 4 cosec स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आफ्टर पुटिंग वैल्यूज, डिफरेंशियल इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वही P1 Q1, जहाँ जहाँ PQR लिखा है वहाँ P1 Q1 R1 कर दीजिए, बाकी सबको वैसे रहने दीजिए। ठीक है, जैसे d2 y बाई, लेकिन हाँ अब हमारा जो वेरिएबल होता है वो चेंज होकर के z में आ जाता है ना। ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत में ही मैंने बताया कि क्यों होता है। ठीक है, P इंटू dy/dz, पहले ही सबसे पहली वीडियो में ही बताया था इस मेथड को जब स्टार्ट किया था, प्लस Q इज सॉरी P1 होगा यहाँ पे, Q1 होगा, y इज इक्वल टू R1। अब सारी वैल्यूज पुट कीजिए, R1 0 है, यहाँ ख़त्म हो गया, P1 0 है, ये भी ख़त्म हो गया, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं सबको। देखिए वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन बन रहा है। अब करना क्या है भाई, यहाँ से आप जानते हैं आपको कैसे करना है, CF फाइंड आउट करना है। CF का तरीका वही है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन करेंगे, m की वैल्यू आएगी, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको करना है, चलेगा। जैसे मैंने बताया भाई CF कैसे निकालते हो, लास्ट की वीडियो में आप जाना। ठीक है, उसमें जो दो जैसे बताए गए हैं वैसे ही करना है आपको। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेता हूँ, या फिर चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ, बच्चा समझ के आप लोग को। चलिए m² + 1, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, लिखना ज़रूरी है कि दी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सो इसमें कन्वर्ट हुआ, m की वैल्यू क्या आई भाई, m की वैल्यू ± आई। ऐसे केस में CF क्या होता है, ऐसे केस में ये इमेजिनरी नंबर है ना, सो C1 cos बीटा x यानी x केवल, प्लस C2 sin बीटा x दैट इज ओनली x। यहाँ पे इक्वल टू में 0 है, दैट्स वाई इसका PI कितना आ जाएगा, PI 0 हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे x नहीं होगा z होगा, क्योंकि x को z में कन्वर्ट कर चुके हैं ना अपने लोग। रुकिए मैं सुधारता हूँ इसे। ठीक है, अब y इज इक्वल टू CF + PI होता है, तो CF + PI कर दीजिए भाई, सिंपली वही आ जाएगा C1 cos z प्लस C2 sin z। z की वैल्यू उठा के रख दीजिए, जो z आपने निकाला था, 2 log cosec x माइनस cot x रख दीजिए, या छोटी वैल्यू रखनी तो log tan x/2 रख दीजिए, कोई भी रखिए फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिस हिसाब से MCQ होगा उस हिसाब से आपका आंसर होगा, इसलिए मैंने दोनों बता दिए, क्योंकि उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और cos z, और देखिए इसके भी 3 फॉर्मूले बनते हैं, आपको याद है कि नहीं, याद होना चाहिए। ये सबसे पहली वीडियो में जब CF पढ़ा रहे थे तो बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत की थी, कि जब m की वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स आती है तो हमारे CF के 3 फॉर्मूले बनते हैं, तीनों एक ही जैसे एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए तो अच्छा रहेगा। C1 cos z में क्या लिखेंगे भाई, log
tan x/2 लिख दीजिए, ठीक है। और ऐसे C2 sin log tan x/2, ठीक है। वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये चीज़ें लिखी जा सकती हैं। ये आपका आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और लिया है मैंने, देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है। अब इसमें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि देखिए एक चीज़ ध्यान से सुनते हैं, क्या बताया मैंने अभी जस्ट, कि भाई बड़ी ही सिंपल सी बात है, ईदर करके आएगा, ईदर P1 0 और Q1 कांस्टेंट, ठीक। ये कंडीशन चल सकती है, और ये कंडीशन नंबर 1 है चेंज ऑफ वेरिएबल का, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मेथड है, या फिर बोथ चलनी चाहिए, मतलब P1 भी 0 आ जाए और Q1 भी कांस्टेंट आ जाए, तो दोनों पे ही ये सपोर्ट करेगा और हमारा आंसर निकल के आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो अभी तक तो ये बोथ वाला तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, बोथ के तो सारे इसी से ही हो रहे थे जिसमें बोथ हो रहा था। लेकिन अब देखिए ज़रा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है ये बोथ वाला नहीं है, ठीक है। समझते हैं इस बात को। अब जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, कंपेयर करने के बाद यू विल गेट कि P1 जो आ रहा है, सॉरी P1 नहीं, P आएगा, P1 तो निकालना पड़ता है ना, P जो आ रहा है वो क्या है, यही तो है P, है ना। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, -1 -4e⁻x, ठीक है। Q कितना आ रहा है भाई, Q तो भैया y को छोड़ करके जो लिख लीजिए, यहाँ पे फ्री होना चाहिए, d2/dx2 का कोफिशिएंट 1 होगा तभी आप P और Q लिख पाओगे। और R कितना है, R भी अच्छा ही लिखा है, e⁻, एक काम करते हैं 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखिए R को थोड़ा और सॉल्व करना चाहेंगे जिससे कि हम लोग लास्ट में जब सॉल्व करें तो ये ईजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है। दिखाते हैं आपको, देखिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e⁻2x इंटू e⁻2 इंटू e⁻x, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा अब देखिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं, चूज करना है हमको, लेट अस चूज z चूज करना है भाई, ठीक है। चलिए चूज करते हैं, तो लेट अस चूज z आप जैसे चूज करेंगे तो होगा क्या, तो भाई जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप q का ये कोफिशिएंट 3 ले लेते हो, तो जब आप स्क्वायर रूट करोगे dz/dx होल स्क्वायर जब चूज करने वाले होगे आप, तो ये √3 बन जाएगा। मे भी √3 कहीं दिक्कत करे, वैसे आपको सच्ची बताएं, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपने जितने भी क्वेश्चन लगाए वहाँ पे कांस्टेंट कहीं भी दिक्कत करता ही नहीं, कहीं नहीं दिक्कत करता। लेकिन आपको चूज वो करना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट करने पे वो इजीली आपको मिल जाए, ठीक है, ठीक है। 4 होता है यहाँ पे 9 होता हम कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो अब क्या करना है, फिर सिंपल हम e⁻2x को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे आप स्क्वायर रूट लगाओगे, स्क्वायर रूट लगाने के बाद क्या होगा, स्क्वायर रूट जैसे आप लगाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, e⁻x हो जाएगा, सिंपल सी बात। dz/dx किस में बदल जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, देखिए यहीं पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e⁻x आ जाएगा। अब इंटीग्रेट e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x ही होता है। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा निकालते हैं, d2z/dx2 भी निकाल लेते हैं, ठीक है, d2z/dx2। सो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए भाई d2z/dx2, सो एक बार और भी करेंगे तो भी e⁻x ही आएगा। अब हम बात करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड P1 का फॉर्मूला वही d2z/dx2 प्लस p टाइम्स dz/dx होल अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। वैल्यूज पुट कीजिए, d2z/dx2 वही है, हाँ आपका p जो है वो था -1 -4e⁻x, आई थिंक इट वाज दिस, यस -1 -4e⁻x, ठीक है। और इनटू में dz/dx है तो
ई पावर एक्स, यहाँ पे भी हो गया, होल अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो ई पावर 2x हो जाएगा, सिंपल सा। सॉल्व कर लीजिए और इसे, तो आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर एक्स, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो होगा क्या, माइनस ई पावर एक्स और माइनस 4e⁻²x होल अपॉन e⁻²x। ठीक है, जो जो कैंसिल हो सकता है उन सब को कैंसिल कर दीजिए। देखिए भाई, पहले तो ई पावर एक्स से ई पावर एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जब वो कैंसिल हो जाएगा तो 4e⁻²x बचेगा, तो e⁻²x से e⁻2x भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमें -4 मिलेगा। अब देखिए इस बार ये P1 0 नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगर Q1 कांस्टेंट मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ मिलना चाहिए, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं Q1 की, तो Q1 का फॉर्मूला Q/dz/dx²। देखिए ये जो मेथड है, जिस तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये तरीका जो है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर पाओगे। Q क्या था, 3e⁻²x, 3 × e⁻²x होल अपॉन dz/dx होल स्क्वायर कितना था भाई, वही e⁻x होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, e⁻2x हो गया। सो देखिए यहाँ पे e⁻2x टू e⁻2x कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट 3। अब ये जो 3 है ये तो भाई कांस्टेंट है ना, है कि नहीं, तो एक कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर गई, और जो कि थी हमारी कांस्टेंट वाली Q1 के लिए। अब R1 की बात कर लेते हैं, R1 कितना आता है भाई, R1 इज इक्वल टू R अपॉन dz/dx होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, मैं R की वैल्यू लिख लेता हूँ, e⁻2x e⁻2e⁻x, ठीक है, e⁻2x टाइम्स e⁻2 इंटू e⁻x होल अपॉन, नीचे तो वही आ रहा है e⁻2x, तो देखिए e⁻2x टू e⁻2x कैंसिल, तो बच क्या रहा है e⁻2 इंटू e⁻x। ठीक है, एक सेकेंड, 2e⁻x। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, देखिए हमने जो भी कन्वर्ट किया है वो अब x को हम z में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x था उसे हम z में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब ट्रांसफ़र कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम e⁻x के प्लेस पर अब z पुट कर दें, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना भाई, क्योंकि हमें अब आंसर पहले z में लाना है, फिर लास्ट में हम रख देंगे e⁻x के प्लेस पे हम z पुट कर देते हैं। कहाँ पर, ये जो हमारा r आया है, क्योंकि r में ही खाली हमें कांस्टेंट वेरिएबल दिख रहा है x वाला, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि अभी बात हमको अभी लास्ट तक, जब तक पूरा सॉल्यूशन नहीं आ जाए तब तक हमें z पे ही करनी है, तो e⁻2 और इस e⁻x की जगह पे हम z लिख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आफ्टर चेंजिंग, वही पूरी जो स्टेटमेंट, आफ्टर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी रिड्यूस्ड टू, किस में रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर के क्या आएगा भाई, रिड्यूस होने के बाद यही आता है d2y/dz2, अभी तक x था अब dz2 लिखा है, प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1। पुट कर देते सारी वैल्यूज, पुट कर दीजिए भाई, चलिए पुट करते हैं। सो d2y/dz2 प्लस आपका p1 कितना आया था, p1 आया था भाई -4, सो पुट कर दीजिए, 4 -4 हो गया dy/dz। उसके बाद q1 कितना आया है, q1 आया 3, सो प्लस 3y, और r1 आया है आपका e⁻2z, सो जस्ट पुट इट। अब इसे क्या करते हैं, लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 1 आप किसको लेने वाले थे, सबसे पहली इक्वेशन जो थी उसे इक्वेशन नंबर 1 आप लेट कर सकते हो, दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब वही चीज़, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन रही है, क्या बन के आ रही है भाई, ये तो वही है, यहाँ से d2 मिलेगा, यहाँ से 4d मिलेगा,
और यहाँ से +3 मिलेगा, y बाहर आ गया, इक्वल टू 0 ले इक्वल टू, अच्छा ये ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हमें m में बदल देना चाहिए, वैसे ये लाइन पहले लिखनी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको m में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ऑक्सिलरी जब भी बोलते हैं तो ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक, और सहायक का मतलब होता है जो सहायक होगा वो साथ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले ही m में कन्वर्ट कर देता हूँ, सो दिस विल बी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलने वाला है ज़रा ध्यान से देखिएगा भाई, ये क्या है m+3 m-3 और m-1, डायरेक्ट मैं फैक्टराइज कर देता हूँ इसे, ठीक है, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन। अब वो क्लास 10th वाली चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते थे इसे, ठीक ना, -3m -m -4m, एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ, +3, ठीक। सो वी विल गेट m इज इक्वल टू 1,3। सो ऐसे केस में अपना CF क्या आता है भाई, CF कितना आएगा, CF विल बी, देखिए ये तो रियल नंबर्स हैं और दोनों अनइक्वल भी हैं, इक्वल का केस अलग है, पहली वीडियो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की वहाँ पे सब CF पता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जाकर नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, C1e⁻x प्लस C2e⁻3x, ठीक है। और देखिए फिर मैंने यहाँ पे x लिख दिया, तो इस चीज़ की गलती मत कीजिएगा, ये x नहीं, क्योंकि आपने वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिया है z में, तो आपका क्या आना चाहिए भाई, दोनों जगह पे z, e⁻3z, ठीक है। अब आती है बात PI की, PI का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, PI इज़ वॉट, PI इज़ 1/f(d) ऑफ Q, ठीक है। और Q रखना है तो रखिए जरा, FD कितना है, FD भाई y को हटा करके सब D ही है, सो ये क्या है, ये वाला d² है, ये -4d है और ये +3 है, तो लिख लीजिए उसे। सो क्या हो गया, ये 4 नहीं है, d² -4d और +3 और इंटू Q कितना आएगा भाई, Q वही है अपना e⁻2z, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, जब हम लोग PI सीख रहे थे तो ये सीखा था हम लोगों ने कि e की पावर में जो भी होता है अगर वो उसका फैक्टर नहीं है तो आप सिंपली रख सकते हो, क्योंकि अगर वो उसका फैक्टर होगा तो नीचे 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे बड़े प्यार से आप रख सकते हो, तो आपका PI भी आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ D है वहाँ आप 2 पुट कर सकते हो, तो एट लास्ट आपको मिलेगा क्या, सॉल्व करने के बाद सब जगह 2 रख दीजिए, d² कीजिए, 2² होगा तो 4 हो गया, 4 और -4 to the 8, 4 - 8 is -4, -4 + 1 is what, -1 आई थिंक, है ना, तो ये -1 हो गया और माइनस आप उधर ऊपर ट्रांसफर कर दोगे, सो एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, सो द सॉल्यूशन will be solution will be what, y is equal to CF plus PI। CF क्या है भाई, CF अपना वही है, वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, CF जो है, सो व्हाट वाज दैट, C1e⁻z प्लस C2e⁻3z माइनस e⁻2z। अब देखिए यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दीजिए, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ z, वो था e⁻x, तो सब पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू C1e⁻x प्लस C2e⁻3 इंटू e⁻x माइनस e⁻2 इंटू e⁻x, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर where C1 and C2 are arbitrary constants, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस वीडियो में इसी जो मेथड को पूरी तरीके से ख़त्म ही समझते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश रहेगी मेरी उसके लिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने और जो कि आपके GKP में आया हुआ है, GKP एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो अब इसमें अगर आप पहले देखें तो ये d2y/dx2 फ्री नहीं है, तो पहले से फ्री बनाते हैं,
फ्री बनाने के लिए एक्स से आप डिवाइड कर दीजिए सब जगह, ठीक है। तो जैसे आप एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा, dy/dx, ठीक है। और यहाँ पे एक x कम हो जाएगा तो 4x² y हो गया, और राइट हैंड साइड पे भी एक x जाएगा आपका, सो वो भी डिवाइड होकर के 8x² sin x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ PQR को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयर करके आपके सामने ले आए। अब देखिए वही चीज़ फिर से, अब हम लोग को चूज़ करना है z। लेट अस चूज़ z। चलिए z को चूज़ करते हैं। सो dz/dx होल स्क्वायर। अब देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा देखें यहाँ पे अगर ध्यान से, एक आइडिया मिल रहा है। पहली बात तो माइनस लेना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 पता रहता है, लेकिन लेना क्यों नहीं है, ज़रा ध्यान से यहाँ देखिए, क्या p के पास है? नहीं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, साइन के अंदर यहाँ पे x² है, और अगर आपने dz/dx का होल स्क्वायर में इक्वल टू में 4 ले लिया तो उसका स्क्वायर रूट पक्का 2 आएगा, है ना। हालांकि वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए तो साइन के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ x², तो x² ही चाहिए ना हमको। जरा आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर केवल x² को आप इक्वल में ले लें यहाँ पे, तो dz/dx क्या निकल के आएगा? dz/dx निकल के आएगा आपका सिंपल x/√, हो जाएगा, ठीक है। d2z/dx2 क्या निकल के आएगा? यहीं से अगर आप निकालने का आपका मन है, जैसे कि मैं बोलता हूँ यहीं पे निकाल के लिख लेना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बता देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो z की वैल्यू आपको x²/2 मिलेगी। अब देखिए ये 2 यहाँ पे दिक्कत कर गया, इसका मतलब जो हम लोग कर रहे थे कि भाई यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जब इसे dz/dx को सिर्फ x² लिया, तो अगर ये x² के साथ साथ 4 भी होता, है ना, यहाँ पे अगर 4 भी होता तो यहाँ पे 2x आता, है ना। और 2x अगर ये आता तो देखिए यहाँ पे 2x तो रहता ही, इक्वल टू में ये 2 रहता, और जैसे आप यहाँ पे 2 करते इंटीग्रेट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, क्यों भाई, करते ना, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता और सिर्फ x² हो जाता। इसका मतलब हमारा z की वैल्यू जो आती है वो x² बन जाती, और जो साइन के अंदर x² है उसके z आ जाता, और वो सिंपल बन जाता। हम लोग इंटीग्रेट भी बढ़िया से कर लेते डिफ्रेंशिएशन। तो बात समझ में एकदम क्लियर है कि जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए उसे ज़रूर लेना है, ठीक है। और नेगेटिव तो हटा देना होता है। वैसे कांस्टेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैं वैसे भी लगाता, अगर 2 नहीं भी लेता तो भी वो एडजस्ट हो जाता, लेकिन आप बेस्ट सुटेबल की बात करो ना, ठीक है। एक लाइन में पता चल जाता है, एक लाइन करने में, ठीक है। इसे इंस्पेक्शन इसे ही बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जब आप चेक करते हो और चेक करने के बाद उसे सही करते हो तो दैट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। एक मेथड है आपको डिफरेंशियल में मिलेगा, इंस्पेक्शन मेथड है, ठीक है। वो आगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में मिलेगा, जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है। आपको पहले कोई भी एक चीज़ लेट कर लेनी होती है, फिर आप इंस्पेक्ट करते हो, अगर वो चीज़ सही है तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा वेरिएशन उसमें आ रहा है जो देख करके पता चल जाए, सो उसे आप वेरिएट करके फिर से आंसर पे चले जाओ, ठीक है। z पता चल गया, अब z तो चूज़ कर लिया भाई, d2z यहाँ से ज़रा निकाल लो, तो d2z/dx2 ज़रूरत पड़ेगी ना p1 के फॉर्मूले में, तो डिफ्रेंशिएट करो सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम फॉर्मूले की, कौन सा फॉर्मूला? p1। p1 क्या होता है भाई? d2z/dx2 प्लस p टाइम्स dz/dx होल अपॉन dz/dx होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए, तो d2z/dx2 कितना आया भाई? 2 आया है प्लस का, प्लस p कितना था? व्हाट वाज p? p था अपना -1/x, ठीक है, रखिए। सो -1/x, और dz/dx 2x था, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए भाई। सबसे पहली बात तो x कैंसिल हो रही है ना। और dz/dx होल स्क्वायर क्या होगा? dz/dx 2x का होल स्क्वायर यानी 4x² हो जाएगा।
और ये जब एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो 2 - 2 पर बचा तो सिंपली 0 आ गया। देखिए बड़ा ही अच्छा, P1 0 मिल गया जैसे मिलता था। अब Q1 कांस्टेंट मिलना चाहिए, या नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। चलिए देखते हैं आगे। Qn इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे ज़रा। सो Q कितना आया था भाई? Q कितना आया था? Q था -4x²। ठीक है, -4x²। देखिए अब डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। तो डी जेड बाई डी एक्स कितना आया था भाई? 2x आया था आई थिंक। हाँ, तो उसका 4x² होगा भाई। तो देखिए 4x² पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है एंड यू विल गेट -1, तो कांस्टेंट भी आ गया। बड़ी अच्छी बात है। R1 फाइंड आउट कर दीजिए। सो R1 विल बी व्हाट? R1 विल बी R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर से भी फाइंड आउट। R कितना आया था? R था कितना? R था 8x² sin x²। ठीक है, तो इसे भी लिख लेते हैं 8x² sin x² होल अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर 4x²। तो इसे जैसे आप सॉल्व करोगे तो x² कैंसिल, तो 2 और 4 टू जेड sin x²। अब देखिए भाई सब कुछ z में है, तो क्यों इसे हम x में रहने दें, इसे भी हम z में बदल देते हैं। तो sin x² के प्लेस पर आप z लिख सकते हो, क्योंकि z की वैल्यू x² आई है। ठीक है, तीनों वैल्यूज आ गई। अब आप पुट जैसे करोगे तो क्या होगा, स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिड टर्म के लिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 Qn एंड R1 द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, या हम लोग ये कहेंगे कि आफ्टर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इन मतलब किस में कन्वर्ट हो गई है? नए डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब x नहीं रहा, अब वो z में कन्वर्ट हो गया और p q r अब p1 q1 और r1 में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या होगा भाई? कन्वर्ट करने के बाद d2y बाई dz2 प्लस P1 कितना था? P1 कितना था भाई? 0 था, तो 0 फर्स्ट डिफरेंशियल तो खत्म हो गया। ठीक है, सो 0 टाइम्स dy बाई dz प्लस Q1 की बात करें अगर आप, तो Q1 आया था -1, देन यू विल गेट -1 -1y नो -1y, और R1 आया था 2 sin z। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और वो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन था उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1, यू कैन लेट इट एज इक्वेशन नंबर 1। देखिए उसे नहीं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, क्योंकि dy बाई dz तो हट जाने वाला है ना। अब देखिए फिर वही ऑक्सिलरी इक्वेशन सब आपको पता है, जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है अच्छे से वो इसे बहुत ही प्यार से कर लेगा। सो m² - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और m की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? 2 बार रिपीट कर जाएगा 1। तो जब रिपीटिंग वैल्यू होती है तो CF कैसे होता है? कांस्टेंट उसमें इस तरीके से लिखा जाता है C1 प्लस XC2, तो x नहीं यहाँ z है, ZC2 और e टू द पावर सिंगल जो 1x है तो सिंपल x नहीं सॉरी z। ठीक है, और अब PI की बात की जाए तो PI कैसे निकलेगा भाई? देखो दिखाते हैं आपको। सो PI क्या हो जाएगा? PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू क्यू। सो f ऑफ d भाई वही है d² - 1, और q कितना है यहाँ पे? q है वही अपना राइट हैंड साइड में 2 sin z। सो पुट कर दीजिए उसे भी 2 sin z। z का कोफिशिएंट आपको याद होगा sin ax और cos ax को कैसे करते थे? यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, d² की प्लेस पर हम -a² पुट करते थे, है ना? तो ये याद होना चाहिए आपको। तो ठीक है, a की वैल्यू 1 है, d² की प्लेस पर -a² यानी -1² पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पुट कर दीजिए भाई। जैसे हम पुट करेंगे तो हमारा होगा क्या? 1 अपॉन -1² -1, और ये साइन 2 sin z को आप सिंपली लिख सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत अब नहीं है।
सो 2 साइन जेड अपॉन -2 आई थिंक, तो कैंसिल होगा तो माइनस साइन जेड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब आपको सॉल्यूशन लिखना है। सो द सॉल्यूशन विल बी व्हाट, द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी व्हाट, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई, और क्या आंसर आ जाएगा आपका। सो सी एफ कितना आया है, C1 जो आपका आया है CF C1 प्लस एक्स नहीं Z, देखिए बार बार गलती हो रही है, ठीक है, लेकिन आप नहीं करेंगे गलती, आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, e पावर Z, और ये जो आपका यहाँ पे आया है माइनस साइन Z, ठीक है। अब यहाँ पे Z की वैल्यू पुट कर दीजिए, और क्या। और Z आपने कितना फाइंड आउट किया था, x² आई थिंक, देख लेता हूँ एक बारी, Z इक्वल टू x², दिस इज हेयर, ठीक है। इसे पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था ना कि z में, सो अपने को आंसर भी z नहीं x में देना है। सो यहाँ पे z है तो यहाँ पे x² हो जाएगा C2, और e पावर z दैट मीन्स e पावर कितना हो जाएगा x², ठीक है। और यहाँ पे माइनस लगा है बाबू, देख लीजिएगा, ठीक है, ये माइनस है, सो माइनस साइन x², दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, आई थिंक अब आपको ये मेथड बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बढ़िया से क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए 2 मेथड और बचे हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। लेकिन हाँ, केवल इतने क्वेश्चन से आपको रुकना नहीं है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है सारी की सारी, ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोग उसे पर्सनली भेज सकते हो, सॉल्व करने पे एनी डाउट, कोई भी डाउट होता है आप उसे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है आप सभी जानते हो, मैथ वैथ, जो यूट्यूब चैनल का नेम है वही सेम नेम है, ठीक है। और आप जो आपके क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली इसमें आप उसका एक क्वेश्चन फ़ोटो भेज सकते हो सिंपल, और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके सॉल्यूशन आपको नहीं आते हैं, तो सेपरेट वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट उसके लिए नंबर ऑफ इनफ कमेंट्स होने चाहिए ना, तो वैसे तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, आपको हो जाता है कि आप पूरा कर लेते हो, ठीक है। और क्या करना है, ठीक है, जो चीज़ें जहाँ फंसती हैं, कई बच्चे हैं ऐसे जो भेजते रहते हैं, उनको सॉल्यूशन भी मिलता है, पर्सनली भेजते हैं या डायरेक्टली भेज देते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसा करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत की जाती है, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में। अब तो एग्ज़ाम बहुत जल्द ही हो जाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, अभी 1 महीने का टाइम होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, तब तक अभी परेशान ना हो, मैकेनिक्स चल रहा है, उतना हो जाएगा जितने में आप 3 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, ऑलमोस्ट पहुँचा दूंगा वहाँ तक, ठीक है। कमेंट भी कर दीजिएगा भाई, चाहे नेगेटिव ही कीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मिलते हैं फिर आपके अपने चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।